अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इजरायली बर्बरियत और जहारियत को एक बार फिर कंडेम किया, लेकिन नाम लिए बगैर। इस बार कतर पे जो इजराइल ने हमला किया था वो फोकस में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कतर पे इजरायली हमले को लेकर, और इस बार अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल का जो हमला था कतर के कैपिटल दोहा के ऊपर मंगल के रोज, उसको कंडेम किया है, मगर इजराइल का नाम नहीं लिया। सबसे इंपॉर्टेंट और वाज़ेह बात, इस अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्डेमनेशन के अंदर अमेरिका ने भी कॉन्डेमनेशन को ज्वाइन किया। और अब इतलात आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कतर के जो वजीर आजम हैं और वजीर खारजा जो हैं, उनकी मुलाकात होगी न्यूयॉर्क के अंदर। कतर ने बेसिकली कतर के जो वजीर आजम थे वो बैठे थे इजरायली एम्बेसडर अक़वाम मुत्तहिदा पे दमौन के सामने, और सब ने मिलके 15 ममालिक इसके अंदर शामिल थे, और इन सब ने यकजहती के साथ पहली बार, जिसके अंदर अमेरिका भी की भी शमूलियत थी, इजराइल को कहा कि ये बेगैरती अब नहीं चलेगी, मगर अगेन नाम लिए बगैर। वही चीज जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्डेमनेशन की हमले की, मगर नाम लिए बगैर। अब नाम क्यों नहीं ले रहे, ये सब जानते भी हैं कि भाई यही कसूरवार है, इसी मुल्क की गलती है, मगर कोई ना कोई डर तो है। और ऑब्वियसली अमेरिका ने भी जब कॉन्डेमनेशन की थी तो उन्होंने कॉन्डेमनेशन लोकेशन के ऊपर की थी, इसलिए नहीं की थी कि जी हमास को जाके आपने अटैक किया है, कि इस लोकेशन में आपने हमास को क्यों अटैक किया। अब प्रेशर इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है। जो इजरायली वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, अच्छा एक बात जरूरी होगी कहना, यहाँ पे उनका जो स्टेटमेंट आया था वो कहता, उन्होंने कहा कि हम पे हर कोई तनकीद कर रहा है, मगर जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा था तो उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं हुई थी, तो हम तो वही कर रहे हैं। मगर वो नहीं कर रहे, क्योंकि कतर पाकिस्तान नहीं है। कतर एक और लेवल पे है। कतर के पास जितनी रिसोर्सेज हैं, जितना पैसा है, पूरी दुनिया उसके सामने नाउजुबिल्ला झुकती है। कतर के जो स्टेटमेंट आया है वो अब बहुत वाज़ेह है कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, और डी एस्केलेशन इजराइल को करनी होगी। जो स्टेटमेंट था ये ड्राफ्ट किया था फ्रांस ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने, और बेसिकली एक्सप्लिसिटली इजराइल को इसलिए मेंशन करने, यानी कॉन्डेमनेशन तो उन्होंने दी, मगर इजराइल को स्पेसिफिकली मेंशन करने के ऊपर वो आके रुक गए। टॉप प्रायोरिटी क्या है? टॉप प्रायोरिटी ये है कि जी अभी भी 40 जो इजरायली हैं वो कैप्टिव हैं हमास के गजा के अंदर, और उसमें से 20 जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी ताहयात हैं। बाकी जो हैं वो लाशें हैं जो रिटर्न करनी चाहिए कि नहीं। मगर ऑब्वियसली एक अमेरिका के अंदर भी ये जो अटैक हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा बेस अमेरिका का वहां पे मौजूद है, और अमेरिका नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि जो कतर के साथ बैलेंस, क्योंकि कतर बैंक रोल कर रहा है ना अमेरिका के अंदर। जो एआई टेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो बड़े बड़े जो प्रोसेसिंग सेंटर्स बनेंगे जहां पे सर्वर्स रखे जाएंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर लगेंगे। उसके अंदर कतर भी पैसे दे रहा है, सऊदी भी पैसे दे रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी पैसे दे रहा है। इजराइल पैसे नहीं दे रहा, मगर इजराइल का काबू है अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर, तो एक थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो गया है। जो एक्टिंग अमेरिकन एम्बेसडर हैं, यूएस एम्बेसडर टू यूएन डोरोथी शिया, क्योंकि अभी भी अपना फुल टाइम एम्बेसडर की मेरे ख्याल से जो हियरिंग्स हैं वो जारी हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई सेनेट और कांग्रेस से, तो वो कह रही है कि यूनिलैटरल बॉम्बिंग इनसाइड कतर, अ सॉवरेन नेशन working very hard and bravely taking risks alongside the United States to broker peace does not advance इजराइल और अमेरिका's goals। यानी इजराइल और अमेरिका के जो मौकफ है और जो इंटरेस्ट हैं, उनको कतर के अंदर बॉम्बिंग करके अचीव नहीं किया जा सकता। साथ साथ एक पुशबैक तो है ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे मौकों के ऊपर अमेरिका वीटो करता था, मगर जब कतर के ऊपर बात आई तो फिर वीटो की गुंजाइश नहीं बचती। एक और चीज जो बेसिकली करवट के अंदर है इस वक्त इस मौजू को लेकर, वो ये है कि अगर इसराइल हमास के टारगेट्स को कतर के अंदर टारगेट कर सकता है, अटैक कर सकता है, तो फिर तुर्की के अंदर क्यों नहीं। और इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है,
हारिट्स न्यूज़पेपर ने कहा है कि शिन बेट सिक्योरिटी सर्विस ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि टर्की बेस्ड हमास सेल जो है वो उसका एक असैसिनेशन अटेम्प्ट इतामर बेन गवीर जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इजराइल का, वो शिन बेट जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है इजराइल की, उसने थॉट किया। और साथ साथ अंकरा ने ये इसके अंदर ये भी कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट एक मौकफ और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है इजराइल की तरफ से कि देखो हमने जाके वहां पे अटैक किया कतर के अंदर, तो हम जाके तुर्की के अंदर भी कर सकते हैं। याद रखें पिछले 5, 6, 10 साल के अंदर तुर्की ने कई इजरायली और एलिज्ड इजरायली सेल्स को, इनफैक्ट फलस्तीनी थे जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, उनको पकड़ा, सेल्स को तोड़ा। टर्किश मीथ या जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मुहाबरात, वो बहुत एक्टिव है और उसकी निगाहें हैं कि इजरायली सेल्स को किस तरीके से तोड़ा जाए। मगर ऑब्वियसली टर्की के अंदर ही बहुत बड़ी एक ब्रेक सी आई हुई है, क्योंकि टर्किश ऑपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी नफरत है इस वक्त टर्किश ऑपोजिशन ग्रुप्स के अंदर एर्दोआन को लेकर। तो एक मौका, एक ओपनिंग मिलती है कि शायद ये इन्हिसार भी उनके ऊपर इल्जाम डाला जाए कि जी ये ऑपोजिशन के जो लोग हैं ये इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें क्रैक डाउन करने की जरूरत है। मगर इसके साथ साथ टर्की के अंदर एक और भी चीज है, ये मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट थी, आपके सामने रख देता हूं कि टर्की के अंदर जो हुकूमत है वो कह रही है कि क्योंकि इजराइल से खतरा है तो बंकर्स बनाने की जरूरत है। ये जुलाई की खबर थी जो मिडल ईस्ट आई ने की थी कि टर्की फ्लेक्सेस मसल विद न्यू बंकर बस्टर एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स। एक ये खबर आई थी और एक और खबर आई थी मिडिल ईस्ट आई की कि टर्की टू बिल्ड बॉम्ब शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री। ये हुआ था 26 अगस्त को एक खबर, और आगे सोइलू ने पोस्ट की थी, और इसके अंदर ये खदशा था कि भाई अगर ईरान को जाके अटैक कर सकते हैं, ये कतर के अटैक से पहले थी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए टर्की ने यह फैसला किया कि वो अब डीप अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर्स बनाएगा मुल्क भर के अंदर, इस्तांबुल, अंकारा और दीगर जगहों पे, क्योंकि इसराइल के जो ईरान का अटैक था उसके बाद, मगर इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, कतर के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा। जो टर्किश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो ज्यादातर अमेरिका पेट्रियट S-400 उनका अभी तक डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है, तो टर्की को भी इंडिजनाइज करने की एक बहुत कोशिश कर रहा है। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी टर्की ने की, उसके अंदर भी इसराइल से ऑब्वियसली थोड़ी हेल्प भी मिली टर्की को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी एडवांस बनाने के अंदर। मगर अब जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और S-400 स्पेसिफिकली रशियन जो सिस्टम है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बात हो रही है टर्की के अंदर, क्योंकि याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मेरे ख्याल से आपको बताना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की नेटो के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कुव्वत है, और टर्की की दिफा के अंदर हमेशा नेटो आया भी नहीं। जब सीरिया ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की 2012 के अंदर और 5 टर्किश सिविलियंस मरे, तो उस वक्त यूएस, जर्मनी और नेदरलैंड्स ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स जो थे, बैटरीज जो थी, वो टर्की डिप्लॉय की। बट जब टर्की ने 2015 नवंबर के अंदर रशियन फाइटर जेट अपने बॉर्डर के ऊपर गिराया सीरिया के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स रशिया ने सीरिया में डिप्लॉय कर दिए। टर्की ने कहा कि अपने पेट्रियट मिसाइल जो अपने भेजे थे 2012 में उनको छोड़ दें, मगर इसके बावजूद अमेरिका ने और नेदरलैंड्स ने और जर्मनी ने अपने पेट्रियट मिसाइल बैटरीज को टर्की से हटा लिया। सिर्फ स्पेन ने उस वक्त मदद की और कहा कि नहीं हम अपने पेट्रियट्स जो हैं वो आपके पास रखेंगे। अब वो मौका था 2015 के आखिर में कि उन्होंने कहा यार हम तो रिलाई नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर। फिर उसके बाद कू हुई, ताल्लुकात रशिया और तुर्की के दरमियान बेहतर हुए, और उसके बाद तुर्की ने डिसाइड किया कि यार अमेरिका में पेट्रियट मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनाइज करने की वो नहीं दे रहा। सही, वो कह रहे हैं कि आप पेट्रियट मिसाइल ले लें, मगर हम आपको जो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, आप इंडिजिनाइज कर सकें, वो हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद तुर्की ने फैसला किया कि हम रशिया से S-400, S-200 का जो आगे वाला वेरिएंट था वो लेंगे। उन्होंने कहा देखो ग्रीस के अंदर भी हो रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा बैकलैश आया, और उसके तहत अमेरिका ने तुर्की को जो F-35 प्रोग्राम था उससे बाहर फेंक दिया। यहां तक कि तुर्की ने $1.5 अरब भी दिए थे। फ्यूसलाज और जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो वायरिंग थी वो तुर्की कर रहा था। फ्यूसलाज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी, वो है। हेलमेट्स के अंदर भी तुर्की का एक थोड़ा वो
था F-35 की, तो उन्होंने तुर्की को उस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। और सैंक्शंस भी लगाए, काटसा करके सैंक्शंस आए थे जो मेडिटेरेनियन के अंदर टर्की एक्सप्लोरेशन कर रहा था, मगर प्राइमरीली ये था कि जी आपने एस-400 अगर इनकॉर्पोरेट किया तो आप तो नेटो का हिस्सा है, तो रशिया तो अंदर घुस जाएगा हमारे, अगर आपने ये किया तो। टर्की ने कहा भाई ग्रीस के अंदर तो ये सिस्टम चल रहे हैं, ग्रीस भी नेटो का हिस्सा है, उनको तो आपने F-35 से नहीं निकाला। तो एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें, आप शक कह लें, शक की बुनियाद के ऊपर दोनों की रिलेशंस टर्की और अमेरिका की और नेटो के साथ स्पेशली जाके उसके बाद थोड़ी खराब हो गई। और अब एक बार फिर तुर्की को थोड़ा ये हैगा कि यार अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है इसराइल के साथ या इसराइल हमें अटैक करता है तो नेटो शायद हमारी दिफा के लिए ना आए। अगर नेटो हमारी उनकी दिफा के लिए नहीं आता, और याद रखें कि टर्किश जो सीरिया के अंदर टर्किश नए बेसिस बनने जा रहे हैं या उनके ऊपर जो काम हो रहा था उनको इसराइल अभी तक अटैक कर रहा है, तो टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा एक इंडिजिनाइजेशन का कीड़ा आप कह लें या एक जल्दी बनी हुई है, स्पेकुलेशन इसके ऊपर नहीं की जा सकती, मगर वो अब अपने अपने कदम के ऊपर इकदाम लेंगे कि कतर भी अटैक हो गया, ईरान अटैक हुआ, कतर अटैक हुआ, सीरिया तो अटैक हो ही रहा है, साथ साथ लेबनान भी अटैक हो रहा है, गजा के अंदर सिचुएशन जो है सो है, जॉर्डन के अंदर, इराक के अंदर भी अटैक हुए हैं, यमन के अंदर भी अटैक हुए हैं। तो टर्की कहता है कि भाई ये तो एक पागल जानवर है इसराइल, नेतन्याहू जब तक इक़्तिदार के अंदर है या नहीं भी है, क्योंकि अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि टर्की को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मगर टर्की नेटो का भी हिस्सा है। तो ये सब सवालात टर्की के दिमाग के अंदर हैं, और वाहिद एक सवाल जो अब सबके दिमाग के ऊपर है, क्या इजराइल टर्की पे हमला कर सकता है? और अगर इजराइल ने तुर्की के ऊपर हमला किया तो क्या नेटो, जिसके अंदर तुर्की सबसे सेकंड सबसे बड़ी कुव्वत है अमेरिका के बाद, क्या वो उसके दिफा में आएगा? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।